हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ जेएनयू, रोहित वेमुला और जाट आंदोलन के बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें, आज हम यहाँ कॉमन सेंस और लॉजिक की बात करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कास्ट बेस्ड कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते और ना ही हम किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। देखा, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आज हम इंसान होने से पहले कैटेगराइज हो गए हैं। आज हमारा दलित या पंडित होना जरूरी है, हिंदू या मुस्लिम होना जरूरी है। आज हमारा सेक्युलर या एंटी सेक्युलर होना जरूरी है कोई भी मैसेज पुट करने से पहले। अभी कुछ दिनों पहले जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने नारे लगाए थे जो कि एंटी नेशनल थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर तेरी आजादी तक जंग चलेगी और ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब आपको पता ही होगा। और अब मैं ये बता दूं हाउ सेंसलेस द डिमांड्स आर फॉर अफजल गुरु। अफजल गुरु एक टेररिस्ट था जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, और पता नहीं ये कैसे लोग हैं जिनको अफजल गुरु से फैसिनेशन हो गई है। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट बात ये कि देश को तोड़ने से किसी को क्या फायदा मिलेगा? क्या भूखे लोगों को खाना मिल जाएगा? क्या किसान खुदकुशी करना बंद कर देंगे? क्या देश में टेररिज्म कम हो जाएगा? नहीं ना। और ये नारे लगाने वाले वही लोग हैं जो कि देश के टैक्स पेयर के पैसों पे पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि द होल थिंग वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। पहले तो इन नारों के अगेंस्ट ओपोजिशन पार्टीज ने एक्शन डिमांड किया। जब एक्शन ली गई तो ओपोजिशन पार्टी ने उसे भी अपोज किया, और ये इतना अपोज करने लगे कि इनको शायद ये भी पता नहीं चला कि ये इनडायरेक्टली इन एंटी नेशनल नारों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मजे की बात ये हुई कि जब कोई आदमी देशभक्ति या फिर पेट्रियटिज्म की बात करने आता था तो ये लोग उसे एंटी नेशनल या एंटी सेक्युलर ब्रांड कर देते। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? जो आदमी देश को तोड़ने की बात कर रहा है वो सेक्युलर है, वो लिबरल आर्ट्स के हिसाब से सेक्युलर है, और जो आदमी यहाँ देश को जोड़ने की बात कर रहा है वो एंटी सेक्युलर है। ऐसा लगता है कि हर कोई अब कॉमन सेंस और लॉजिक तो भूल ही चुका है। अरे भाई, अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या? बिना सोचे बिना समझे बेमतलब हर चीज को अपोज करते जाओ। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल स्टूडेंट्स के बीच कैंपस पे इस प्रकार आए जैसे कि उनको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई एंटी नेशनल नारे लगाए या देश की बदनामी करे। उन्होंने एक बार भी कैंपस पे स्टूडेंट से ये नहीं कहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जो मिनिस्टर्स है उन्होंने देश की सेवा के लिए कस्में ली थी, पर आज जब देश में गलत हो रहा है उन्होंने एक बार भी कंडेम नहीं की इस बात को, बल्कि इस बात से पॉलिटिकल फायदा उठाया। हाउ चीप। देखो, मैं ये मानता हूँ कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्शन सब है, लेकिन ये आजादी तब तक ही वैलिड है जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे या किसी को डिमीन नहीं कर रहे। आपको देश के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है या किसी लॉ से प्रॉब्लम है, जरूर आवाज उठाइए, लेकिन एक बात याद रखना, देश ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और देश के खिलाफ नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एंड व्हेन थिंग्स वर एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एक और कांड हो गया। कुछ एडवोकेट्स, द सो कॉल्ड पेट्रियट्स, उन्होंने पटियाला कोर्ट के आगे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पत्रकार यानी प्रेस रिपोर्टर्स को पकड़ के पीट दिया। इन लोगों से, इन देशभक्तों से मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर इतनी ही ताकत आ गई है ना तो एक काम करो, आर्मी ज्वाइन करो और सियाचिन में पोस्टिंग ले लो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से सॉल्यूशन तो नहीं मिला, उल्टे चीजें और बिगड़ गई। मतलब मीडिया को एक मस्त मसालेदार हेडलाइन मिल गया, पुलिस का काम बढ़ गया और सारे मुद्दे से सबका ध्यान भी हट गया। और सबसे पहले तो मीडिया का मतलब सुनो, इन लोगों में भी खुजली कम नहीं है। इनके रिपोर्टर्स ने अफजल हम तेरे साथ है ऐसे नारे लगाए, और इनके रिपोर्टर्स को जब कुछ एडवोकेट्स ने आके समझाया कि भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारे लगाओ, तो ये लोग ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अरे सीरियसली यार, अगर इन्होंने ये नारे लगाए होते तो क्या उन्हें मार खाने की जरूरत भी पड़ती? लेकिन अगेन हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी जो मीडिया को भी अफजल के नारे लगाने पड़े और उन्हें वंदे मातरम बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी? यार ये कौन सा लॉजिक है? जहां बात खत्म हो सकती थी, जहां झगड़े खत्म हो रहे थे, वहां झगड़े को इन्होंने बढ़ावा दे दिया। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय मीडिया। मतलब उन्होंने पूरी बात को बेमतलब कर दिया। जब उन पे अटैक हुआ तब उन्होंने अपने आप को ऐसा विक्टिम बताया कि आज से पहले कभी उनके ऊपर अटैक हुआ ही ना हो। मैं मानता हूँ कि मीडिया पे अटैक हुआ बहुत गलत बात है, लेकिन उन्होंने अपने आप को विक्टिम बना के मेन मुद्दे पर से स्पॉटलाइट हटा दिया है। मिस्टर रवीश कुमार, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन इस बार हम आपसे भी डिसअपॉइंटेड हैं।
आपने एक पूरा दिन अपना स्क्रीन ब्लैंक रखा, ये दिखाने के लिए कि मीडिया के साथ कितना गलत हुआ है। सही बात है, मीडिया के साथ गलत हुआ, उन्हें मारना नहीं चाहिए था, इस बात को हम भी कंडेम करते हैं। लेकिन आपके ऐसा करने से एक बहुत ही गलत मैसेज गया सोसाइटी पे। और दूसरी बात, आपने इन स्टूडेंट्स को इनोसेंट प्रूव कर दिया है। तो बात ये होती है कि यहाँ पे जब भी कोई पेट्रियटिज्म या फिर कोई देशभक्ति की बात करता है तो लोग उसे एंटी सेक्युलर ब्रांड कर रहे हैं। हम ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? मेरा मानना ये है कि हम जो सोचते हैं उसे हम फॉलो करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। तो हम ऐसा कैसे होने दें कि कोई हमारे देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है और हम उसे फैलने दें? एनडीटीवी एक बहुत ही अच्छा चैनल है। हम सिर्फ इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि इस बार सेक्युलरिज्म के नाम पे मेन मुद्दे से ध्यान हटा दिया और पेट्रियटिज्म का सेक्युलरिज्म के नाम पे मजाक उड़ा दिया। एनडीटीवी के चैनल पे एटलीस्ट ये रहा खूनी कंकाल, ये है पाताल का दरवाजा, ऐसे सब फालतू न्यूज़ेस नहीं आते। और इनके इनिशिएटिव्स जैसे कि सेव टाइगर, सेव वाटर, क्लीन इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और इनके गैजेट्स और ऑटोमोबाइल्स को लेकर जो क्रिटिक्स और रिव्यूज भी होते हैं वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। रिसेंटली कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने ये कहा कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है और इंडिया में इंटॉलरेंस बहुत ही ज्यादा है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने ये तक छाप दिया कि इंडिया एक हिंदू तालिबान बनते जा रहा है। मुझको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें इन बेकार पैरामीटर्स पे जज किया जा रहा है। आपको पता हो या ना हो, पर इंडियन मीडिया की वजह से पूरे दुनिया में हमारे देश के तरफ से गलत मैसेज जा रहा है। सच बात बोलूँ तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स जैसे एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ या फिर राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये पॉपुलर और पावरफुल लोग हैं कि ये लोग सच को अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं और जिसका अंजाम ये होता है कि समाज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन ये लोग शायद ये चीज भूल गए हैं कि मीडिया अपने देश की डेमोक्रेसी की फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है और इन्हें इसका यूज देश को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। But our media is more of a political mouthpiece and it is the biggest sellout in our country. ऐसा हर कोई बोलते रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीडिया भी थोड़ा सा लॉजिकली काम करे ना तो it will help our country and also will not sadden the political interests too. चलो अब बात करते हैं रोहित वेमुला की। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने सुसाइड कर लिया। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई भी सुसाइड करता है। वैसे हमारा देश अब एक ऐसे देश बनता जा रहा है जहाँ स्टूडेंट्स और फार्मर्स बहुत ज्यादा सुसाइड करने लगे हैं। अब मैं आपका ध्यान रोहित वेमुला के सुसाइड पर लेकर जाना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि रोहित को सुसाइड करना पड़ा था। टू बी फैक्चुअल, देयर आर मेनी रीजंस एंड मेनी थियोरीज कि उसने क्यों सुसाइड की थी। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। रोहित एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक पीएचडी स्टूडेंट था और उसे मंथली 25,000 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता था, जो कि कुछ महीनों से मिलना बंद हो गया था। प्लस उसे यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब बात ये हुई कि रोहित की टीम ने यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीता और कहा ऐसा भी जाता है कि रोहित का एबीवीपी से टेंशन चल रहा था। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ याकूब मेमन एंड उसे स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स फ्रॉड लगते थे और शायद इसी वजह से उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी किया गया था। याकूब मेमन 93 के बॉम्ब ब्लास्ट का मेन अक्यूज था एंड ही वॉज अ टेररिस्ट। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि याकूब जैसे मासूमों के हत्यारों को मारने से इन नारे लगाने वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रोहित वेमुला एक दलित स्टूडेंट था, इसलिए इस बात को सियासी मुद्दा बना दिया गया। कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक यूज कर रहे हैं। अब बात यह है कि उसने सुसाइड किया, विच इज द मोस्ट कवर्डली एक्ट, बट इस चीज को लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि उसने कितना हीरोइक काम किया है। इससे देश और समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि मतलब जो आदमी कल सुसाइड करेगा वो शहीद बन जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी के सुसाइड को किसी के जात से क्यों जोड़ा जा रहा है? और मीडिया, ये तो सबसे कमाल की चीज है, जब भी किसी का मर्डर होता है या किसी का सुसाइड होता है तो सबसे पहले ये बताते हैं कि वो आदमी दलित था या नहीं। मतलब अगर कोई दूसरे जात का आदमी सुसाइड कर रहा है या उसका मर्डर हो रहा है या उसके अगेंस्ट कुछ भी गलत हो रहा है तो ये नहीं बताया जाता कि वो आदमी पंडित था, क्षत्रिय था, वैश्य था, ये नहीं बताया जाता। लेकिन हमेशा ये जरूर बताया जाता है कि ये स्टूडेंट सुसाइड कर लिया क्योंकि ये दलित था, इसका मर्डर हो गया क्योंकि ये दलित था, इनके साथ गलत हो रहा है क्योंकि ये दलित थे।
ये क्या चल रहा है? हम सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि किसी भी धर्म को पब्लिकली ऐसे मजाक मत बनाओ। रोहित वेमुला ने सुसाइड किया, जो कि एक कायरता का लक्षण है। प्लीज उसे ऐसे एडवर्टाइज मत करो कि वो शहीद बन गया, वरना हमारे सोल्जर्स की शहादत बेकार लगने लगेगी। रोहित वेमुला को अगर सच में दलितों की इतनी ही चिंता होती तो वो अपनी टीम के साथ मिलता, उनके साथ एक आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ता, लेकिन नहीं, उसने सुसाइड किया। और वैसे भी एक ऐसा इंसान जिसे विवेकानंद जी के थॉट्स फ्रॉड और याकूब मेमन जैसे टेररिस्ट की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, वो तो सुसाइड ही करेगा ना। आई एम सॉरी इफ वी आर बीइंग टू ब्लंट, लेकिन ये बात सच है। आज रिजर्वेशन, दलित और जात एक ऐसी आग बन चुकी है जो कोई रोकना नहीं चाहता। चाहे मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, सब इस आग पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, और जो इस आग को बुझाने जा रहा है उसका भी हाथ जल रहा है। हमारे देश की आज़ादी को ऑलमोस्ट 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हमें दलित और जाति को अलग अलग नजरियों से देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि द होल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज फेलिंग। और यहाँ आज भी लोगों को उनके टैलेंट और उनके हार्डवर्क को सिक्योरिटी नहीं है। आज भी जाति के आधार पे लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है। अलग अलग जाति के लोग रिजर्वेशन के लिए लिटरली मर रहे हैं, और इसमें लेटेस्ट है जाट आंदोलन। हरियाणा स्टेट आज जिस हालत से गुजर रहा है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। हरियाणा में अभी इमरजेंसी जैसे हालत हो गए हैं। वहां स्कूल, गाड़ी, मॉल सब कुछ जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, खुलेआम लूटपाट हो रहा है, और रेप और मर्डर जैसे कुछ घिनौने काम भी हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये जाट नाम की एक कम्युनिटी कर रही है, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन चाहिए एजुकेशन और जॉब्स में, जस्ट लाइक ओबीसी, एससी एंड एसटी। हाँ, ये वही जाट कम्युनिटी है जिनके पास हरियाणा के 60 to 70% फार्म लैंड है। ये वही जाट कम्युनिटी है जिनके प्लेयर्स हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक्स और कई सारे स्पोर्ट्स में मशहूर करते हैं, और जो क्रिकेट्स के फैन है, हाँ, उनको भी मैं एक बात बता दूं, सबको सहवाग तो पता होगा। जी हाँ, वो भी जाट कम्युनिटी के ही है। यहाँ मजे की बात यह है कि लोग ताकत का इस्तेमाल दिखा रहे थे ये प्रूफ करने के लिए कि वो कमजोर है। हाउ फनी एंड इलॉजिकल। और मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि 4 दिन तक वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही थी। क्या वो मिलिट्री बुलाकर वो नुकसान नहीं रोक सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर को रिजर्वेशन के लिए उसी वक्त दिल्ली जाना जरूरी था? अरे, अगर तुम लोगों में इतनी ही ताकत आ गई है सालों कि तुम लोग एक स्टेट का 1000 करोड़ का नुकसान कर सकते हो, कर्फ्यू लगवा सकते हो, हजारों गाड़ियां जला सकते हो, खुलेआम लूटमार कर सकते हो, तो क्या तुम थोड़ी सी मेहनत करके एक जॉब नहीं कर सकते? एक कॉलेज के एडमिशन के लिए, जॉब के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तो क्या थोड़ी मेहनत करके एक जॉब कर लेते? ये कौन सा कॉमन सेंस है? और आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। हमारे देश में रिजर्वेशन बिल्कुल फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल की तरह है। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, तो मैं इन शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो हर साल अरबों का लॉस सहती है, और उसकी वजह से जो कॉमन रिटेलर्स हैं, जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। इसका मतलब फ्लिपकार्ट खुद भी लॉस में चल रही है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं, जो छोटे दुकान वाले हैं, वो भी नुकसान में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जो रिजर्वेशन है, उससे किसी का फायदा हो रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो सच में टैलेंटेड और मेहनती लोग हैं, उनके साथ तो न्याय नहीं हो रहा है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि हमारे एक्शंस ऐसे ना हो जिनकी वजह से हम दुनिया में अपने इलॉजिकल बिहेवियर के लिए फेमस हो जाए। और हाँ, प्लीज लोगों को जात, कलर या आइडियोलॉजी के नाम पे बांटना बंद करो। लोग अपने आइडियोलॉजीज या बिलीफ को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें दूसरों की आइडियोलॉजीज को बिना ठेस पहुंचाए उसे कोएग्जिस्ट करना चाहिए, और यही असली सेक्युलरिज्म है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप किसी को भी जज करने से पहले ये ना देखें कि वो किस आइडियोलॉजी का है या किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। और बिना बात का किसी को भी हीरो बनाना बंद करिए। अगर आपको किसी की बात अच्छी लगती है तो उसे एक्सेप्ट करे, अप्लाई करे और आगे बढ़े बिना किसी को तकलीफ दिए। आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी को भी तकलीफ दे। और हाँ, प्लीज ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म ना जरा बंद करो। जब भी अपने देश में किसी मुस्लिम या किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है तो लोग सेक्युलरिज्म चिल्लाने लगे हैं आजकल। मेरा बस ये मानना है कि किसी के भी साथ गलत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या पंडित हो, तो प्लीज सब मिल के आवाज उठाइए।
ये मत देखिए कि उसका जात, उसका कलर या वो कहां से बिलोंग करता है, क्योंकि गलतियां गलतियां हैं. There are actually billions of things wrong with us. Please let's not create another billion mistakes, and we have seriously lost our touch with common sense or logic. हम ये वीडियोस बनाते हैं तो सिर्फ ये बताने के लिए कि कहाँ और कैसे गलत हो रहा है. हाँ, हमारे पास अब तक कोई ठोस सोल्यूशन नहीं है, लेकिन knowing your problem is the first step towards your solution. हम किसी देश या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हैं. हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम समझे, सॉल्यूशंस पे काम करें और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्रिएट ना करें. और हाँ, अगर कोई एक्टर, पोएट, राइटर कुछ भी कहे तो उस पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो उस पर जरूर रिएक्ट करें, क्योंकि हमने नेताओं को ही वोट दिया है अपना देश चलाने के लिए. हमने किसी एक्टर को अपना देश चलाने का ठेका नहीं दे रखा है. ये सारी बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि अब एक ऐसा समय आ गया है कि अगर कोई कहीं गलती कर रहा है तो दूसरा आदमी दूसरी गलती करता है हिसाब बराबर करने के लिए. एंड दिस इज द वर्स्ट एटीट्यूड वी कैन एवर पुट ऑन. कभी कभी अपनी गलती पे माफी मांग लेना बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को टाल सकता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And let us know your thoughts.